हेलो हेलो हेलो। सर 3 बार हेलो करी है, इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़ा खुश नज़र आ रहे हो सर, ऐसी क्या बात है? इतना प्यारा चैप्टर पढ़ाने को मिले, ऐसा नसीब हर किसी का थोड़ा ना होता। सर हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है। आप हंस रहे हो, हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। AS3 कैसे होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़ा डर लगता है सर हमें तो। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ऐसा एहसास तो होगा ही नहीं कि हम भागे या ये वन शॉट थी। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, और रिवीजन भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। आप देखिएगा नए तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा अंत तक जरूर देखना जरूर देखना जरूर देखना, तभी पूरी बात क्लियर होगी। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 जनवरी 25 के लिए ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका एक और फायदा है, एएस तो हो ही जाएगा लगे हाथ, जो आपका मॉड्यूल 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है वो भी लगे हाथ फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी डिस्कशन। चलिए जी सर जी, कॉन्सेप्चुअल चर्चा फटाफट शुरू कीजिए बिना किसी देरी के। जैसा आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश खिदमत है एक कैश अकाउंट जो आप 11th क्लास से बना रहे हो। बच्चा पार्टी देखो, इसमें एक ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का। डेबिट साइड कैश अकाउंट में क्या आता है? जो चीज़ें आ गई हमारे पास। क्रेडिट साइड क्या आता है? जो पैसा चला गया, मतलब जो पैसा रिसीव हुआ, जो कैश रिसीव हुआ वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, और जो कैश हमने पे किया वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। इतना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, और कुछ कैश सेल करके 3 लाख रुपए आए गुड्स बेच करके। एक मशीनरी हमने सेल कर दी, यूज की नहीं रही होगी, 80,000 रुपए वहां से आ गए। और शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू कर दिए, आईपीओ निकाल दिया, एफपीओ निकाल दिया, 1,20,000 वहां से आ गए। लोन भी लिया है 70,000 रुपए का। लोन लिया है तो पैसा तो आएगा ही, कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। भले ही उधारी भी बढ़ेगी, सेकंड इफेक्ट जाएगा, ड्यूअल इफेक्ट होता है हर चीज का, डबल एंट्री सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग का। पर एक इफेक्ट ये तो है ही, लोन लेते हैं तो कैश तो आता ही है। तो मैं खाली कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अलग चीज होती है, आप कैश अकाउंट कहां पढ़ाने लग गए? तुम्हें यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानियां हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट ही है और कुछ नहीं है। आओ अभी देखेंगे। और पेमेंट साइड क्या क्या है भाई? गुड्स बेचे थे तो खरीदने भी पड़ेंगे, तो परचेज थी 1.5 लाख रुपए की, और हमने लेबर को वेजेस की पेमेंट करी है 50,000, फर्नीचर कैश खरीदा है 40,000, लोन वापस भी लौटा दिया 20,000। 70,000 का लिया है तो उसमें से 20 वापस भी लौटा दिया था उसी ईयर में, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट भी दिया, अब लोन लोगे तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा 10,000। और फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए। डेबिट साइड का टोटल करो, 2 और 3 5 80, 6 7 770, और क्रेडिट साइड 150 50, 2 लाख 240 260 270, 770 में से 270 गए, 5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। कैश अकाउंट दोनों तरफ मैच है। मेरा मानना है कैश अकाउंट तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा। किसी ने जीवन में अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट भी नहीं पढ़ा हो ना, वो भी कैश अकाउंट तो बना ही देगा। करना क्या है? जो पैसा आया वो इधर, जो गया वो इधर, पहले कितना था जोड़ लो, जो चला गया माइनस कर दो, जो पहले से बैलेंस था वो प्लस जो पैसा आ गया टोटल कर लो, माइनस जो पेमेंट कर दी वो हटा दो, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी, इस कैश अकाउंट के बेस पर आप मेरे 4 सवालों का जवाब दीजिएगा। Just answer 4 of my questions and you'll find that cash flow statement की रिदम बनने लगेगी, महक आने लगेगी आपको। Please answer my questions. Number 1, how much net cash is generated from sale of goods? सेल ऑफ गुड्स से नेट कितना पैसा आया है हमारे पास? प्लीज टेल मी। सेल ऑफ गुड्स से नेट पूछ रहा हूं, नेट। तुम कहने लगोगे सर 3 लाख रुपए की सेल हुई है, 3 लाख रुपया आया है हमारे पास। नहीं, 3 लाख तो सेल हुई है, मैं नेट कैश कितना आया वो पूछ रहा हूं, यानी खर्चे भी काटो उसमें से। ये 3 लाख रुपए की सेल करने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ा होगा। क्या भाई? 1.5 लाख रुपए के तो गुड्स खरीदने पड़े और 50,000 लेबर को देने पड़े उन गुड्स को पैक कराने के लिए और सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो 3 लाख रुपए की सेल करने के लिए 2 लाख का तो खर्चा ही करना पड़ा। तो नेट कैश कितना आया गुड्स से? गुड्स यानी वो चीज जिसे हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, उसे गुड्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट वो चीज होती है जिसे खरीदते हैं यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। जैसे मेरे ऑफिस में लाइटिंग है, कैमरा है, लैपटॉप है, माउस है, ये सब फिक्स्ड एसेट है क्योंकि मैंने इनको खरीदा है यूज करने के लिए। खाली गुड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका कैश अकाउंट ये जरूर बता रहा है कि सेल इतने की हुई, परचेज इतने की हुई, परचेज पे वेजेस का खर्चा इतने का हुआ, लेकिन वो कहीं भी ये नेट करके नहीं दिखा रहा है कि खाली गुड्स की वजह से
कितना कैश का फ्लो हुआ है, 3 लाख आया, 2 लाख गया, नेट बचा 1 लाख। वो नेट 1 लाख कहीं भी कैश अकाउंट में नहीं दिखा है। हाँ 3 लाख अलग लिखा है, 1.5 और 50 2 लाख अलग लिखा है, पर नेट 1 लाख कहीं अलग से नहीं लिखा है। वही मैंने आपसे पूछा था। मेरा दूसरा सवाल, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो चीज जिसे खरीदते हैं यूज करने के लिए। दूसरा सवाल, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट यानी वो चीज जिसे बिजनेस में खरीदा है यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। बच्चा पार्टी जिसे खरीदो बेचने के लिए वो गुड्स, जिसे खरीदो यूज करने के लिए, यूज करके पैसा कमाने के लिए, दैट इज फिक्स्ड एसेट। कैमरा, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, लाइट्स, फर्नीचर, इस टाइप की चीजें। ओके सर जी, तो बताओ जरा कैश अकाउंट देख करके। सर मशीनरी की सेल हुई थी 80,000। मशीनरी एक ऐसी चीज होती है जिसे यूज करते हैं, बेचते नहीं है, फिक्स्ड एसेट होती है। और ऊपर फर्नीचर भी 40,000 की परचेज है, तो 80,000 की सेल, 40,000 की परचेज, नेट कितना हुआ 40,000। नेट हुआ 40,000। बहुत सिंपल है। यानी मैं कैश अकाउंट की ही कुछ प्रेजेंटेशन बदलता जा रहा हूं, यानी मैं कैश अकाउंट से ही कुछ एक्स्ट्रा डाटा निकालते हुए जा रहा हूं। कैश अकाउंट में यूं तो 80 और 40 लिखा है, पर 80 - 40 फिक्स्ड एसेट सिर्फ 40,000 का नेट इनफ्लो हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा। मैं उसे अलग से प्रेजेंट करते हुए जा रहा हूं। और तीसरी बात, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस ट्रांजेक्शंस। फाइनेंस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधार के लेन देन से। उधार के लेन देन से कितना कैश का आदान प्रदान हुआ है, नेट निकाल के बताओ। अलग अलग तो कैश अकाउंट में लिखा ही होगा, कीमती वर्ड है नेट करके बताओ, नेट करके। अच्छा जी, नेट करके क्या आया सर, 120 का हमने शेयर इशू करके पैसा लिया और 70 का लोन लिया। शेयर भी उधारी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाती है शेयर कैपिटल, ऑफ कोर्स सर। तो इनफ्लो हुआ है लायबिलिटीज का 1,90,000 माय डियर फ्रेंड्स, 1,90,000 का इनफ्लो हुआ है। चलो बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आउटफ्लो कितना हुआ है, आपने पेमेंट कितनी कर दी उधारी की सर, 20,000 का लोन और उस पर 10,000 का ब्याज, 30,000। ब्याज भी तो यार फाइनेंस ट्रांजैक्शन की वजह से ही पे करना पड़ रहा है ना, तो उसी में कंसिडर किया जाएगा। तो 190 का इनफ्लो है और 30,000 का आउटफ्लो है। 1,60,000 का नेट कैश आया है फाइनेंस ट्रांजैक्शन से। यूं तो 120 और 70 अलग लिखा है कैश अकाउंट में, 20 और 10 अलग लिखा है कैश अकाउंट में, पर नेट करके मैंने अलग से लिख लिया। यानी मैंने अपने कैश अकाउंट के ही 3 टुकड़े कर डाले। मैंने कैश अकाउंट में से गुड्स वाली ट्रांजैक्शन अलग उठा ली कि भाई गुड्स से कितनी सेल होके पैसा आया और गुड्स की परचेज और पैकिंग पे कितनी पेमेंट हुई, नेट करके निकाल लिया। मैंने अपने कैश अकाउंट का दूसरा टुकड़ा किया एसेट्स को देखने के लिए, फिक्स्ड एसेट से कितना पैसा सेल से आया और परचेज में गया, नेट करके अलग लिख लिया। और कैश अकाउंट का तीसरा टुकड़ा किया मैंने फाइनेंस ट्रांजैक्शंस को उठाया, फाइनेंस ट्रांजैक्शंस उधार कितना लिया माइनस कितना चुका दिया, नेट कितना आया। ये कैश अकाउंट के ही 3 अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग 3 कैलकुलेशंस कर ली मैंने। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस ट्रांजैक्शंस। बस कैश अकाउंट से अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग नेट बैलेंस हासिल करना, ये 3 प्रकार के अलग नेट बैलेंसेस निकालना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन कहलाता है। बस उसे थोड़ा सा 4 चांद लगा के प्रेजेंट और कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। चौथा सवाल, टोटल नेट कैश जनरेटेड यूज्ड एंड चेक द एक्यूरेसी। टोटल नेट कैश कितना आया भाई, 1 लाख आया सेल ऑफ गुड से, नेट की बात कर रहा हूं, 3 - 2, 40,000 आया फिक्स्ड एसेट से, 80 - 40 40 हो गया 1 और 40, 1,40,000 और 1,60,000 नेट आया फाइनेंस ट्रांजैक्शन से। तो 1 + 40 + 160, 140 और 160 ये हो गया आपका 3 लाख। तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग करके मैंने देखा, 140 और 160, अब तीनों का जोड़ कितना आया 3 लाख रुपए। और पहले से कितना था आपके पास, ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट में झाको कितना था 2 लाख रुपए, तो 2 पहले से था और तीनों एक्टिविटीज से 3 लाख आ गया, तो 2 और 3 फाइनल क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए 5 लाख। वही आपके कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख। इससे आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो गई। एक्यूरेसी का मतलब यह भी पता चल गया कि जो 3 टुकड़े अलग अलग आपने किए और 3 कैलकुलेशंस अलग अलग करी, कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं है, यह भी पता चल गया कि भाई ओपनिंग 2 था, हमारा 3 आ रहा है, तीनों का टोटल 2 और 3 5 क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। जरा कैश अकाउंट में झाको, हाँ 5 ही आ रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स
जिसमें पेपर में ही तुम्हें पता होगा कैलकुलेशन करते वक्त ही फाइनल कि आपने आंसर सही निकाला, यानी तुम्हें पूरे नंबर मिलने वाले हैं या नहीं। अगर तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाए कैश के क्लोजिंग बैलेंस से, सर क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी दे रखा होगा क्या? अरे नहीं, बैलेंस शीट तो दे रखी होती है ना, उसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो अगर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाए, कैश या बैंक बैलेंस जो भी है, तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल ठीक किया है, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अदरवाइज कोई गलती, अब सर गलती हो गई तो हम उसे ढूंढने ही बैठ जाएंगे और 1.5 घंटा वहीं खराब कर देंगे। ऐसे मत करना, ये गलती मत कर देना। बस एक बार चेक करना, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे कोई भी अकाउंट हो, आपने एक बार बनाया, टैली हो गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। नहीं हुआ, एक बार नजर मार लो उसमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट या 7 मिनट दे दो उसको। बहुत ज्यादा कह रहा हूं फिर भी मैं, मैक्सिमम 5 मिनट 4 मिनट दो उसको, बस 7 भी नहीं चलेगा। नहीं होता है ना, आगे बढ़ो भाई साहब। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इसी चक्कर में, एक कैलकुलेशन के पीछे पड़ जाते हैं अकाउंट्स में। ऐसे ही तो खेलते हैं इंस्टीट्यूट, एक ऐसा क्वेश्चन देगा, बच्चे ने अगर वो अटेम्प्ट किया, कैलकुलेशन टैली नहीं हुई, वो उसमें लगा ही रहता है, लगता है कि उसको मेरे को आता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बनाता है ICAI कि मेरे को आता है, अब करूं अब करूं अब करूं, और वो हो ही नहीं पाता कभी भी। वो एक मीम नहीं चलती है कि आदमी के ऐसे सिर पे आगे यहाँ पैसा टाक देते, आदमी भागता रहता है कि पैसा मिलेगा मिलेगा, पैसा भी उसके साथ आगे आगे भागता रहता है, कभी नहीं मिलता। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेट कर देता है, इसे बचना इस क्वेश्चन से। बहुत नेक सलाह दे रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। ठीक है सर जी, आपकी ये बातें हमारी समझ में आ गई। आइए जरा आप नोट्स पढ़ लेते हैं जरा एक बार, आइए जी, लेट्स रीड विद मी। Cash flow statement is a statement which is prepared to analyze cash flows of an enterprise during a particular period. Cash flow can be inward and outward both. Cash flow क्या है? Cash flow statement एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का एनालिसिस करते हैं, मतलब पूरा कैश का आदान प्रदान 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और देखते हैं कहां से कितना आया कितना गया, नेट कर लेते हैं, और फिर फाइनली तीनों का जोड़ करके ओपनिंग बैलेंस प्लस करके मैच करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस सही आ रहा है या नहीं, कहीं हमारी स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं हो गई है। फॉर एनालिसिस पर्पज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जो मैंने कहा था सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। जो मैंने कहा था सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, और फाइनेंसिंग को तो मैंने भी फाइनेंसिंग ही कहा था। नोट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो नहीं, इनफ्लो भी आएगा आउटफ्लो भी आएगा, और नेट करके भी लिखा जाएगा। Cash flows from operating activities records flow of cash from in principal main activities of the business. In simple words, flow of cash from those activities for which the enterprise was established come under this head. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, जो रेगुलर यानी मेन एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस का मुख्य काम है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, एज सिंपल एज दैट, और उससे जुड़े हुए अदर एक्सपेंसेस भी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट को ही नॉन करंट एसेट कह देते हैं, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, यूं तो वो भी नॉन करंट एसेट ही होती है, फिक्स्ड एसेट ही होती है, पर उसे एक अलग दर्शाया जाता है, अलग लिखा जाता है उसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज को उसी के अलग नाम से लिखा जाएगा। ठीक है सर। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ कैश फाइनेंस अलोंग विद इट्स रीपेमेंट विद रिलेटेड कॉस्ट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? जो आपने उधार का आदान प्रदान किया है। रिलेटेड कॉस्ट का मतलब जो बदले में ब्याज आप चुकाओगे वो भी। शेयर लेने के बदले में ब्याज थोड़ी चुकाते हो, शेयर इशू करने के बदले में ब्याज नहीं, डिविडेंड वो भी आएगा। डिविडेंड की पेमेंट भी फाइनेंसिंग में ही आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर जी। ये लो बच्चा पार्टी, आखिरी सवाल। व्हाट इफ द अबाउट ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट थ्रू बैंक? सेम इफेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल कैश नहीं, बैंक के थ्रू की गई ट्रांजैक्शंस को भी 3 अलग अलग टुकड़ों में करके कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही हिस्सा बनाती है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस। ये रही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है। इस फॉर्मेट को आपको बनाना है, इसमें फिगर्स पुट करनी है। सर ये बड़ा मुश्किल सा है, हमें कैसे याद होगा? चुटकियों में याद होगा। आइए जरा, ऑपरेटिंग की बात बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिंग को याद कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा है। क्या सिखाया था मैंने आपको? इन्वेस्टिंग में क्या आता है? सर फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग में आएगी, आपने कहा था। फिक्स्ड एसेट वो चीज़ है जिन्हें यूज करने के लिए खरीदा गया है। ठीक है, तो अब फिक्स्ड एसेट के क्या करते हैं? 3 टुकड़े कर लेते हैं भाई साहब। एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे टच कर सके देख सके, एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे टच ना कर ना सके देख ना सके, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
इन तीनों की सेल और इन तीनों की परचेज यहां पे आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नीचे परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स। जो सेल हुई है वो प्लस, जो परचेज हुई है वो माइनस, नेट निकाल लो। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और सर ये क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये तीन चीजें और आती हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट जो रिसीव किया है आपने वो, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड ये आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा मेरी बात को आप। क्यों सर, अरे भाई ये सब इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अगर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके जो इंटरेस्ट डिविडेंड या रेंट तुम कमाते हो वो भी इन्वेस्टिंग में ही आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। या आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए कोई शेयर्स खरीद लिए, या आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए किसी को पैसा ब्याज पे दे दिया, बदले में इंटरेस्ट आएगा। तो बिल्डिंग से रेंट आएगा, शेयर से डिविडेंड आएगा, ब्याज पे जो पैसा दे दिया वहां से इंटरेस्ट आएगा। ये तीनों चीज कहां से आ रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। तो जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी तो ये तीनों भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेंगी। अब जाओ एक सेकंड में रिवाइज करवाता हूं। सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड, उसके बाद माइनस परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई। दैट्स इट, दैट्स इट, ये हो गया खत्म जी। तो आगे बढ़ेंगे और आखिरी एक्टिविटीज की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उधार लेना देना। उधार वापस तो वही देना है जो लिया है, मैं दो वर्ड्स बोल रहा हूं, उधार लेना और देना। तो वापस क्या लौटाओगे, जो लोगे। तो खाली ये देख लो कि उधार लिया कैसे कैसे जा सकता है, बात खत्म, वही लौटाया जाएगा। तो हम कैसे कैसे एक कंपनी जो है वो पैसा उधार ले सकती है। नंबर 1, सबसे पहला जो तरीका है पैसा उधार लेने का वो है माय डियर फ्रेंड्स इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर इशू करके पैसा ले लो, डिबेंचर इशू करके पैसा ले लो, बैंक से लॉन्ग टर्म बोरोविंग लोन ले लो, बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट बना लो, कोई शॉर्ट टर्म बोरोविंग वगैरह ले लो। ये तरीके हैं उधार लेने के। तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उधार आएगा कहाँ कहाँ से, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, यहाँ से पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। और जाएगा भी कहाँ कहाँ, यहीं पे वापस जाएगा। लेकिन जो शेयर इशू करके पैसा आया उस पर आप पहले डिविडेंड की पेमेंट करोगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब आपने लिया है उस पे इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद वापस लौटाओगे, रीपेमेंट करोगे मूल की, शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, और डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करोगे और इक्विटी शेयर्स को पैसा वापस लौटाओगे, जिसे बाय बैक कहते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं सम अप करता हूं, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस में पैसा कहां कहां से आएगा। बच्चा पार्टी शेयर्स इशू करके आएगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से आएगा और शॉर्ट टर्म बोरोविंग से आएगा। यहां से आपने उधार लेके अपने सिर पे उधारी की टोपी बना ली। अब वापस क्या क्या लौटाना है, पहले तो शेयर्स पे जो पैसा लिया है उस पे डिविडेंड, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इन सब पे इंटरेस्ट, और फिर इन सब का मूल वापस लौटाओगे। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स को पैसा वापस लौटाने को रीपेमेंट नहीं रिडेम्पशन कह देते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटाने को रिडेम्पशन या नहीं कह के बायबैक कहते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म, नेट कर लो। अब आते हैं हम आखिर और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा गेम खेलता है आपके साथ, क्वेश्चन प्लेज गेम विद यू, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या करेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देता है। और आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की क्या कैलकुलेशन करें, आपने तो बताया था सेल परचेज ऑफ गुड्स आती है, उसमें बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज आती है वो आती है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो उसमें सेल परचेज ऑफ गुड्स और बिजनेस की डायरेक्ट एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही इनफ्लो और आउटफ्लो लेकर के चलोगे। पर क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनवाता है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देता है। वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों प्रकार के इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स हटा दो, इनकम वाले भी और एक्सपेंस वाले भी, उनका इफेक्ट खत्म कर दो।
तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का इनडायरेक्ट मेथड। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन देता है उसके थ्रू हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चा पार्टी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिसको निकालने के लिए तीनों प्रकार की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है। तो आप उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम और एक्सपेंसेस का इफेक्ट हटा दो तो बचेगा क्या? ऑपरेटिंग। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग मतलब वही फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट का मतलब उनका इफेक्ट रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वो ऑपरेटिंग ही बचेगा। अब इफेक्ट कैसे रिमूव करेंगे? कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सर बहुत सारी चीजें ऐड करने के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, DGP दिल, DIL, DGP DIL, DGP साहब का दिल, ऐसे याद रख सकते हो आप। D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अगेन D फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और लॉस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्रोविजन बढ़ गया है तो उसे भी ऐड कर देना। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड कर दिया? भाई साहब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम डेप्रिसिएशन माइनस करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल माइनस करते हैं सर डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन यूं देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, वो इन्वेस्टिंग आइटम है इसलिए उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो सर इफेक्ट हटाना है तो हटाओ ना, माइनस करो, ऐड क्यों किया है? अरे भाई माइनस तो वो पहले ही हो गया। प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन पहले माइनस ही तो होता है, उसका इफेक्ट हटाओगे तो रिवर्स करोगे तो प्लस करना पड़ेगा ना। और वैसे भी डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जेब से थोड़ा ना चुकाना होता है। और आप क्या बना रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें केवल कैश वाली ट्रांजैक्शन ही आएंगी, नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। यानी जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से तो हमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का इफेक्ट तो हटाना ही हटाना है, साथ ही साथ नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट भी हटा दो, क्योंकि आखिरकार है तो ये कैश फ्लो ही, है तो ये कैश फ्लो ही। यस सर। और लेस क्या क्या करना है? इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको आप ड्रिप के तौर पे याद रख सकते हैं, ड्रिप, DRIP। D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम और P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और कोई प्रोविजन घट जाए तो वो भी लेस कर देना, वो भी लेस कर देना, या ड्रिप में डबल P लगा लो। D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और दूसरा P फॉर प्रोविजन का डिक्रीज। और ऊपर जो था DGP दिल, उसमें भी P को 2 बार बोल लो। D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दोबारा P फॉर प्रोविजन का इंक्रीज और अगेन D फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ऐड और लेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। इसको ऐड लेस करने के बाद तो सर खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आएगा। तुम्हें फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक जाना है सर। उसके लिए अब क्या रह गया बच्चों? देखो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है तुम खुद बताओ। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड होते हैं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। बहुत बढ़िया। इसमें से नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में चले गए और करंट एसेट कहाँ गए? कहीं नहीं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या होता है? कैपिटल चली गई फाइनेंसिंग में, रिजर्व्स फाइनेंसिंग, या इसमें अपना ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उसका इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद अपना सर नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहाँ गई? कहाँ गई? फाइनेंसिंग में, बैंक का लोन वगैरह। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल वगैरह कहाँ है? कहीं नहीं। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो आ गई, वो एक ही लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो फाइनेंसिंग में जाती है। बाकी की करंट लायबिलिटीज अभी कहीं नहीं गई। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा इफेक्ट कहाँ गया? बाकी सबको किसी ना किसी ने गोद ले लिया, हम रह गए। तो ऑपरेटिंग कहता है तुम्हारे लिए हम हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज और इफेक्ट डाल दो यहाँ पे, तो फाइनली आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंच जाओगे बच्चा पार्टी। क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस कर देना है। एक इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो और लेस कर देना, लास्ट में फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। सर डिक्रीज इन करंट एसेट को क्यों ऐड किया? बच्चों लिसन टू मी,
मान लीजिए कोई एसेट है आपका, करंट एसेट, जैसे कि डेटर्स 1 लाख रुपए थे पिछले साल, करंट ईयर में 80,000 रह गए, यानी 20,000 रुपए की पेमेंट डेटर से भाई डेटर्स कौन लोग होते हैं? जिनसे पैसा लेना होता है। पिछले साल 1 लाख लेना था, अब केवल 80,000 लेना है, तो 20,000 आ गया होगा, तो पैसा आ गया तो ऐड ही होएगा, बात खत्म। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसको क्यों ऐड किया? मान लीजिए क्रेडिटर है, मान लीजिए क्रेडिटर है माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछले साल क्रेडिटर थे 50,000, इस साल बढ़ के हो गए 60,000, 10,000 की इंक्रीज, बढ़ोतरी हो गई क्रेडिटर्स के अंदर, उसे क्यों ऐड कर दिया सर? वो कोई पैसा आया थोड़ा ना है हमारे पास, बच्चा बाटी। वो जो क्रेडिटर्स का इंक्रीज है, वो जो क्रेडिटर्स का इंक्रीज है, वो कब हुआ होगा? जब आपने उधार सामान और खरीदा होगा, जब आपने उधार सामान और खरीदा होगा। बिल्कुल ठीक सर, सामान उधार खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो, परचेज अकाउंट में तो जाता ही जाता है, तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट में तो पूरी परचेज जाती है, नगद वाली भी उधार वाली भी। हाँ सर, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते वक्त आपकी उधार वाली परचेजेस को भी माइनस कर दिया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलेगा? अरे भाई वो तो उधार खरीदी थी, पैसा तो गया ही नहीं, तो उसका इफेक्ट हटाओ। तो जो आपने क्रेडिट परचेज का खर्चा माइनस किया हुआ है उसका इफेक्ट हटाओ, यानी उसे एड बैक कर दो, उसे एड बैक कर दो, क्योंकि वो पैसा आपने चुकाया नहीं है, उधार खरीदा है। P&L बनता है एक्रूअल बेसिस पे, तो उसमें से तो माइनस होना लाजमी है, भले ही नगद खर्चा है, भले ही उधार खर्चा है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कैश बेसिस पे, नगद वाला खर्चा माइनस रहने दो, पर उधार वाला खर्चा अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस हो गया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे ला करके वापस एड बैक कर दो, और इनका उल्टा लेस कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इनको ऐड कर दो माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक सांस में पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज करवा देता हूं आपको, एक सांस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, मैं इन्वेस्टिंग से शुरू कर लेता हूं, जिस सीरीज में पढ़ाया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड, और माइनस परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, बात खत्म। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या चुकाओगे? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरेस्ट, और इनका पैसा वापस लौटाओ। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को पैसा वापस लौटाना रिडेम्पशन कहलाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इक्विटी का पैसा वापस लौटाना बायबैक कहलाएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करो डीजीपी दिल, डी फॉर डेप्शन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पी फॉर प्रोविजन का इंक्रीज, और डी फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस करो ड्रिप, पी डबल, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंटल इनकम, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, पी फॉर प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और पी फॉर प्रोविजन का डिक्रीज। पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक। उसके बाद आपको ऐड करना है डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल, और लेस करना है इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग तक। और फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का टोटल करके उसमें कैश ऐड कर दो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्वल टू आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आ रहा है बराबर तो ठीक है, वरना कुछ गलती हो गई है, वरना कुछ गलती हो गई है बच्चा पार्टी। और कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स खुद निकालना पड़ेगा, उसके लिए छोटी सी टेबल बनी हुई है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट उठा लो, उसमें रिजर्व्स में अगर कुछ बढ़ोतरी हुई है वो ऐड कर दो। क्यों? रिजर्व भी तो प्रॉफिट में से ही बनते हैं, तो अगर आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रिजर्व डाल दिया था तो प्रॉफिट तो कम दिखेंगे, जबकि आपने एक्चुअल में ज़्यादा कमाया है, इसलिए उन्हें ऐड बैक कर दो। प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। ऊपर जो प्रोविजन था वो डाउटफुल डेट का था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऐड लेस हुआ था। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का जो यहाँ पे ऐड होगा, और कोई रिफंड मिल गया है टैक्स का वो लेस हो जाएगा। फाइनली आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। इस छोटी सी टेबल को आप लर्न कर लीजिए, कभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ जाए। दिस इज इट माई डियर फ्रेंड्स, खत्म, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, कंप्लीट डन। धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सब का भी लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जुड़े वहाँ पर, क्योंकि डाउट्स वगैरह मैं वहीं लेता हूँ। पर्सनल कॉल तो नहीं हो पाएगी ना हर बच्चे से। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।